बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको स्पर्श भाग 2 का पद्य पाठ का 8वां पाठ कर चले हम फिदा पढ़ा रही हूँ, जिसके 2 वीडियो में मैंने इसके भावार्थ को समझाया, इसके काव्य सौंदर्य को समझाया, इसकी पृष्ठभूमि समझाई आपको कि कर चले हम फिदा कैफ़ी आज़मी ने हकीकत फ़िल्म के लिए लिखा था, वो मैंने आपको समझाया। और उस फिल्म में उन्होंने जो दृश्य बांधा है वह अपने में अनुपम है, बिल्कुल देखते ही बनता है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर आपको समय मिले तो आप उसे अवश्य देखें, तो संभवतः आपको जो कविता का अर्थ है और हृदय को छू जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि कविता में कि सैनिक अपने दायित्व को पूरा करने का जो भार अधूरा छोड़ के अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वे ये कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब हमारे पीछे आने वाले जो भी सैनिक हैं उनकी ये जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा का भार संभालने की। तो यही इस कविता में कहा गया है। तो मैंने इसके भावार्थ को स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया है, काव्य सौंदर्य समझा दिया है। तो अब बारी आती है इसके प्रश्नों के उत्तर समझाने की। तो मैं आपको सीधे बिना वक्त गंवाए सीधे प्रश्नों पर आ जाती हूँ, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कराने के लिए, जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे साथ। और हम अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करते हैं। क से आपको पहला प्रश्न समझाएंगे, फिर उसका उत्तर बताएंगे। आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए। अब पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई पृष्ठभूमि है? मैंने जब आपको कविता का अर्थ पढ़ाया था तभी मैंने इसकी पृष्ठभूमि आपको समझाई थी कि कविता की पृष्ठभूमि में क्या कहा गया है। तो आप इसका जब उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे कि हाँ, इस कविता की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह युद्ध भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, उस पर आधारित है। देश को आज़ादी मिलने के कुछ ही समय बाद भारत को कमज़ोर जानकर सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भारतीय वीरों ने अपना बलिदान देकर देश की रक्षा की। युद्ध की इस पृष्ठभूमि को आधार बनाकर मैंने आपको बताया था कि चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म में इस गीत को दिखाया है। भारत चीन के युद्ध को वास्तविक स्थिति में दर्शकों के सामने ला दिया है। चेतन आनंद ने इस युद्ध को पर्दे पर जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है, जो वास्तव में सैनिकों ने अनुभव किया था। जिस दर्द को सैनिकों ने अनुभव किया था वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन वास्तव में आपको प्रश्न में पूछा गया कि इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो आपको इस पृष्ठभूमि के लिए ये बताना है कि हाँ, ये भारत चीन युद्ध पर आधारित है, जो युद्ध 1962 में किया गया था। चीन ने भारत पर हमला किया था, तो उसी पृष्ठभूमि का यहाँ उदाहरण देते हुए, बताते हुए आपको अपनी बात को लिखना है। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो मैंने जब कल भावार्थ आपको पढ़ाया था तो ये बात आपको समझाई थी। फिर भी प्रश्न है अगर, तो उसे मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय भारत देश और देशवासियों के आन बान और शान का प्रतीक है। हिमालय
पर्वत जो है भारत के उत्तर में स्थित है, जो हमारे देश का मुकुट है, मुकुट के समान है। इसे भारत का मस्तक भी कहा जाता है। चीन के आक्रमण के समय यह युद्ध हिमालय की तराई में हुआ था, जिसमें भारतीयों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से शत्रुओं को वापस कदम खींचने के लिए विवश कर दिया और हिमालय का मान सम्मान बचाए रखा। तो यही इस पंक्ति का आशय है, ये इस बात का प्रतीक है कि सैनिक यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने सर पर जो मुकुट है उसे कभी गिरने नहीं देंगे। अर्थात कहने का मतलब, हिमालय जो भारत माता के सर पर लगा हुआ मुकुट है, हम कभी भी उसे झुकने नहीं देंगे। वो हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है। तो यही इसके प्रश्न के उत्तर में लिखा जाएगा। अब बारी आती है तीसरे प्रश्न की। मैं अब आपको तीसरा प्रश्न समझा दूं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो भावार्थ जब मैंने इसका पढ़ाया था तो मैंने इस बात को आपको समझाया था, लेकिन मैं इसको उत्तर के रूप में आपको पुनः समझाती हूँ। भारत भूमि अत्यंत सुंदर है, जहाँ पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरने, चारों ओर बिखरी हरियाली, छटा इसकी सुंदरता को वृद्धि करते, उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सैनिकों ने जो रक्त बहाया था, वह भारत भूमि रूपी दुल्हन के माथे पर लगा हुआ लाल टीका जैसा प्रतीत हो रहा है। रक्त रंजित युद्ध भूमि भारत भूमि रूपी दुल्हन के टीके से सुशोभित हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत भूमि दुल्हन की तरह है, और जो सैनिक के शरीर से निकलता हुआ रक्त है वह उस दुल्हन के माथे पर लगा हुआ टीका है, जिससे उसका सौंदर्य दुगना हो जा रहा है। जिस तरह नवविवाहिता के माथे पर लाल रंग का टीका सुशोभित होता है, इसी मान्यता और इसी समानता के कारण भारत माता को यहाँ पर कवि ने दुल्हन रूप दिखाया है, और दुल्हन की रक्षा का भार सैनिकों के कंधों पर डाला है। तो यहाँ पर जो दुल्हन का प्रतीक दिखाया है, उसे यही दिखाया है कि उस भारत माता को बचाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले सैनिक हैं, और सैनिक ही उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो यही इस कविता के साथ इस प्रश्न का उत्तर होता है। अब देखिए, इसका जो चौथा प्रश्न है वो लगभग, जब मैंने आपको चारों अनुच्छेद का भावार्थ पढ़ाया था, चारों पैराग्राफ के भावार्थ आपको समझाए, उसी समय मैंने हर पैराग्राफ के बाद आपको पैराग्राफ में आने वाले, यानी कविता में आने वाले काव्य सौंदर्य से भी परिचित कराया था। लेकिन यहाँ जो ये चौथा प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है पहले मैं पढ़ दूँ, फिर आपको बाकी बातें समझाती हूँ। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? कहने का मतलब कि जब आप किसी गाने को सुनते हैं तो कुछ तो ऐसी खासियत होगी कि गाना अगर आप सुनिए तो वो याद हो जाता है, या बार बार आपका सुनने को मन कहता है। तो गीत, ये भी एक गीत है,
हकीकत फिल्म में, मैंने पहले ही आपको बताया है इस बात को कि हकीकत फिल्म का ये गाना है। और गाने की जो धुन बनाई गई है, जब आप उसे सुनेंगे तो वास्तव में आपको उसे सुनने का बार बार मन कहेगा, बार बार आपकी इच्छा होगी कि उस गाने को हम सुने। तो यहाँ पर लगभग वही चीज़ पूछी है, लेकिन देखिए क्या कहा है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि गीत में, गाने में ऐसी कौन सी खासियत होती है कि वो जल्दी याद हो जाते हैं या जीवन भर याद हो जाते हैं। आज हम और आप जिस उम्र में हैं, हम पुराने समय 60 के भी जब गाने सुनते हैं तो हमें वो अच्छे लगते हैं। 60 के भी गाने आज के युवा वर्ग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गीत में होगा, कुछ तो खासियत होगी जिसके कारण वो जीवन भर याद रहते हैं। तो यहाँ पर उसी खासियत को उत्तर के रूप में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर जब आप लिखेंगे तो उसमें वो सारी विशेषताएं आप प्रश्नों के उत्तर में समेटेंगे। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखिए कि गीतों में अनेक ऐसी बातें होती हैं जो जीवन भर यादगार बन जाती हैं। जैसे गीत के बोल, गीतों में पाई जाने वाली जो तुकांत भाव होते हैं, जो उसके बोल होते हैं, जो आपके शब्दों के साथ आपके हृदय को छू जाते हैं, तुकांत जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें प्रभावी करने वाली होती हैं। दूसरी जो उसकी विशेषता होती है उसे हम ये कह सकते हैं छंदबद्धता। छंदबद्धता का मतलब होता है गीत जो होते हैं वो छंदों में बटे होते हैं, और हर छंद के बाद जो उसका प्रारंभिक रूप होता है या प्रारंभिक पंक्ति होती है वो दोहराई जाती है। तो छंदबद्धता के माध्यम से गीत के बोल को आसानी से कंठस्थ किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। यानी उसमें जो लय और छंद होता है वो भी बहुत प्रभावी होता है या प्रभावित करने वाला होता है। गीत को कंठस्थ मतलब याद करना, कंठस्थ करने में सहयोग करता है। फिर कहा है कि जो गीत तुकांत होते हैं, तुकांत का मतलब तुक का अंत, यानी कि अंतिम में जाकर जो अंत्यानुप्रास की पंक्तियों के बोल जो एक दूसरे से मिलते से लगते हैं, उसी चीज़ को कहते हैं तुकांत होना। तो गीतों में अगर तुकांत भाव होता है, स्वर जो एक दूसरे से मिलते होते हैं, तो उससे भी कविता जल्दी याद होती है। जैसे कि इसमें कहा है ना कि राह कुर्बानियों की नबीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो काफिले, गले, इसी को कहते हैं तुकांत भाव, इसी चीज़ को तुकांत स्वरूप कहते हैं। और गीत है तो गेयता का गुण तो उसमें होना बिल्कुल स्वाभाविक है। गेयता मतलब गाया जा सकते, जैसे इस कविता को हम यहाँ इसको कविता कह रहे हैं, लेकिन जब ये हकीकत फिल्म में ये डाला गया है तो उसे गीत की संज्ञा दी गई है, गाना है ये। तो गेयता जो इस कविता का सबसे बड़ा गुण है, इसे बड़े सुंदर ढंग से गाया जा सकता है। तो इसमें गीतात्मकता कहिए या गेयता का गुण भी पाया जाता है, ये है। और मर्म स्पर्शिता तो इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका जो चित्र खींचा गया है वो बिल्कुल युद्ध क्षेत्र की भूमि पर का है, जहाँ एक सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे रहा है और अपना भार पूरा न कर पाने के कारण वो अपने सैनिक साथियों को संबोधित कर रहा है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये भाव जो है, इसी को मर्म स्पर्शिता या चित्रात्मकता भी कह सकते हैं का गुण इसमें मिलता है। तो इस प्रश्न में जो पूछा है कि गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं, तो ये सारे गुण हैं जो किसी भी गीत को याद रखने के लिए आवश्यक हैं।
सबसे पहले तो बोल की ही बात मैंने बताई कि बोल ऐसे होने चाहिए कि बड़ी मधुरता और सरलता से वो आपको हृदय में छू जाएं। तो इसमें यही सारे गुण बताने होंगे। अब मैं आती हूँ 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कवि ने साथियों का संबोधन युद्ध में घायल और मृत्यु की ओर बढ़ रहे जो कदम थे, जिन सैनिकों की अंतिम सांसें चल रही थी, जो युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, वो उन्हीं के मुख से अपने साथ आने वाले अन्य सैनिक मित्रों के लिए प्रयोग किया गया है कि उन्हें ही उन्होंने साथियों कहा है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दोस्ती मित्रता के कारण उनको संबोधित किया है। इसके अलावा इस शब्द का प्रयोग सैनिकों के लिए न होकर प्रत्येक देशवासियों के लिए भी किया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भारत माता की रक्षा का भार सिर्फ सैनिकों पर है ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। इसकी जिम्मेदारी, इसका दायित्व ये हमारे देशवासियों के लिए भी है। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका भी कर्तव्य है, तो उनके लिए भी इसे संबोधित किया गया है, जिसके माथे पर भी ये जिम्मेदारी है। मातृभूमि को शत्रुओं से बचाने का दायित्व है। ये सारी चीज़ें हमारे नागरिकों, देश में रहने वाले लोगों की और सैनिकों की, दोनों की है। तो यहाँ पर साथियों शब्द का प्रयोग देश प्रेम, देशभक्ति को जगाने के लिए भी कवि ने किया है और सैनिकों के माध्यम से किया है। यानी अंतिम सांस लेने वाले सैनिक ने अपने दायित्व को दूसरे अपने मित्रों के कंधे पर रख कर कहा है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर दोनों अर्थों में साथियों शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको समझाती हूँ छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में क्या कहा गया है? कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? तो मैं इसका उत्तर आपको समझा दूं कि कवि ने कविता में युद्ध भूमि में जाने वाले जो सैनिक के काफिले हैं उनको आगे बढ़ाने की बात कही है, उनके समूह को आगे बढ़ाने की बात कही है जो रणक्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। कवि चाहता है कि इस काफिले में सैनिकों की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अर्थात अगर एक की मृत्यु हो तो उस दायित्व को, उस भार को दूसरा संभालने के लिए आगे बढ़ाए। इसे सजाने का निरंतर आह्वान किया है कवि ने। हर भारतीय को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की प्रेरणा दी है, ताकि शत्रुओं से मुकाबला करने वाली जो टोली है अपने पीछे रण क्षेत्र में प्राणों को देने वाले साथियों को देखकर उत्साहित हो जाए और दुश्मनों से वीरतापूर्वक युद्ध करे, उन्हें पराजित कर दे। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का जो काफिला है वो शत्रुओं से मुकाबला करने में कभी भी पीछे न हटे। तो कवि ने इस कविता के द्वारा सैनिकों के उस समूह को संबोधित किया है, जिसे काफिला कहा है, समूह कहा है, कि एक की मृत्यु होने से ये काफिला कभी रुकना नहीं चाहिए, ये निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने इसी बात को समझाया है। अब मैं आपको समझाती हूँ अगला प्रश्न। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत किया है? तो मैंने आपको समझाया था कि सैनिक प्रत्येक क्षण अपने माथे पर कफन बांधे रहते हैं, मृत्यु को गले लगाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आप इसके उत्तर को इस प्रकार लिखें कि इस गीत में सर पर कफन बांधना
उस कदम की ओर संकेत करता है जिसे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की परवाह न करने वाले सैनिक उठाते हैं। ये सैनिक देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह किए बिना शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह सैनिक शत्रुओं से निडरतापूर्वक मुकाबला करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते हैं, सीने पर गोली खाने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। तो इनके अंदर जो उत्साह है, जो वीरता का भाव है, उसी वीरता के भाव के कारण कवि ने कहा, सर पर कफन बांधने की बात कही है कि सदैव अपने सर पर अपना कफन बांध कर चलते हैं कि कोई भी गोली कभी भी इनके सीने में घुस जाएगी तो इनके प्राण ले लेगी, मगर इनके अंदर की हिम्मत नहीं ले लेगी। तो ये अपने सर पर कफन बांध कर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब जो इसका 8वां प्रश्न है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि प्रतिपाद्य का मतलब होता है इस कविता को लिखने का उद्देश्य। ये शब्द आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन प्रतिपाद्य शब्द का मतलब होता है कविता का उद्देश्य। अपने शब्दों में लिखें कि इस कविता को लिखने के पीछे कवि ने क्या उद्देश्य रखा होगा अपने हृदय में, जिसके कारण इसकी रचना की। तो कर चले हम फिदा नामक जो ये रचना है, ये कैफी आज़मी ने रची है। इसके साथ आप इसकी पृष्ठभूमि बताइए, जो मैंने आपको अभी प्रारंभ के पहले प्रश्न में अभी बताया है आपको, वो दीजिए। साथ ही साथ ये बताइए कि कविता का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य केंद्र बिंदु है, वो भारतीय सैनिकों का साहसपूर्ण प्रदर्शन है और देशवासियों को देश रक्षा के लिए किया गया आह्वान है, बुलावा है कि सैनिकों के माध्यम से यहाँ पर कवि ने भारतवासियों को भी जगाया है, उनके मन में भी देश प्रेम और देशभक्ति के भाव को जागृत किया है। वे घायल होकर भी किसी क्षण इस दुनिया से विदा हो सकते हैं, परंतु उनकी देशभक्ति में कमी ना आने पाए किसी भी तरह की। यही वो चाहते हैं कि अगर इसकी जिम्मेदारी हर भारतवासी उठाएगा तो ये भारत कभी भी गुलाम नहीं रहेगा। इसी भाव को वो कविता के माध्यम से हमें और आपको बताना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जिस देश के लिए वे साहस और वीरतापूर्वक लड़े हैं, अपना बलिदान दिए हैं, उसे देशवासी कभी भी गुलाम न होने दें। वे अपने साथियों, सैनिकों, देशवासियों सभी से मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका आह्वान करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि जब कभी देश की बात आए, देश के शान, आन और प्रतिष्ठा की बात आए, तो उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। यही एक कवि कविता के माध्यम से हर भारतवासी, हर देशवासी और सैनिकों को बताना चाहते हैं। तो यही इस कविता का वास्तविक प्रतिपाद्य हुआ कि वे शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब दे दें कि कोई शत्रु आँख उठाकर भी, बुरी निगाह भी भारत की भूमि पर न लगा सके। भारत हमारी माँ है और माँ की रक्षा का दायित्व तो हमारा खुद का है। इसी भावना को कवि ने अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से हमारे और आपके बीच रखा है। तो यही इस कविता का वास्तविक उद्देश्य या प्रतिपाद्य कहना चाहिए होता है। अब मैं आपको इसका जो ख प्रश्न है वो भी थोड़ा समझा दूं। ख में कहा गया निम्नलिखित भाव स्पष्ट कीजिए। यद्यपि मैंने आपको कविता की पंक्तियों का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझाया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बातें, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त प्रकाश कहना चाहिए, इस पर डाल देती हूँ ताकि आपको स्मरण हो जाए। इसका पहला है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई,
फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो यहाँ पर वही भाव है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका मुकाबला किया। यह हिमालय की घाटियों में, जहाँ पर तापमान बहुत निम्नतर होता है, ऐसी सर्दी होती है कि शरीर के भीतर की धमनियों में रक्त जम जाए, फिर भी हमारे सैनिक बड़े जोश और साहस के साथ शत्रुओं का मुकाबला करते हुए निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उसी भावना को इन दो पंक्तियों में कवि ने बताया है कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो यही आपको भावार्थ यहाँ पर लिखना है। दूसरा है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। मैंने आपको जब अंतिम अनुच्छेद को पढ़ाया था तो इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि भी समझाई थी, आपको उस कथा का उदाहरण दे करके समझाया था। तो वही भाव यहाँ भी जोड़ना है कि इन पंक्तियों में भाव यह है कि युद्ध में सैनिकों का मुकाबला करते हुए सैनिक अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि देशवासियों, तुम अपने बलिदान से ऐसी लकीर खींच दो जिसे पार करके कभी भी कोई शत्रु रूपी रावण जो है वो हमारी इस भूमि पर पांव रखने की कोशिश भी न करे। उसकी स्थिति को अंदाज भी अगर लो तो उसके हाथ को उठने मत देना, हमारी भूमि की तरफ उसकी आंखों को उठने मत देना। वो ताकत अपने अंदर लाओ कि कभी भी कोई रावण हमारी भारत भूमि रूपी सीता के दामन को छू ना सके। तो यहाँ पर यही बताया है। तीसरा जो भाव पूछा गया है वो है, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। तो ये जो ऊपर का प्रसंग आया है उसी का अंतिम चरण है ये तीसरे वाले में, उसी पौराणिक कथा को लेकर के। तो इसमें भी आप बताएंगे कि हमारे देश, हमारा जो ये देश है भारत भूमि, हमारी जन्मभूमि जो है वो सीता की तरह पवित्र है, और कभी कोई दुश्मन रावण बन करके हमारे सीता के दामन को अगर कलंकित करने की कोशिश करे, उसे छूने का दुस्साहस करे, तो उसे हमारे सैनिक और हमारे भारत के रहने वाले लोग मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। भारत माता की ओर आने की ताकत और हिम्मत अगर कोई करता है तो यहाँ आकर वो मुंह की खाएगा, क्योंकि हम सैनिकों के अंदर इतनी ताकत, हमारे भारतवासियों में इतनी ताकत है कि भारत माता की रक्षा का दायित्व तो हम सब मिल के उठाते हैं। इसीलिए अगर एक मरता है तो अपने साथियों को संबोधित करता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। भारत माता की रक्षा का जो दायित्व है यहाँ हम सब मिल के उठा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम हो, इसलिए हम सब का ये दायित्व है कि भारत माता की रक्षा की जिम्मेदारी हम स्वयं उठाएं, कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी न देख सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब प्रश्न उठता है भाषा अध्ययन के प्रश्न का, तो मैं भाषा अध्ययन के भी कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ। यद्यपि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, तो उस आधार पर आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूं कि कविता में बहुत जगह मुहावरों का प्रयोग किया गया था, मैंने उसको आपको काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बताया है। तो जो भी मुहावरे, कट गए सर, नब्ज जमती गई, जान देने की रुत, हाथ उठने लगे, ये सारे जो मुहावरे हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इनका वाक्य प्रयोग अपनी कॉपी पर कर लीजिए, ताकि कभी भी आए तो आप उसे अच्छी तरह कर सकते हैं। मुहावरों का वाक्य प्रयोग करने का निरंतर अभ्यास करिए। क्यों? क्योंकि आपको
आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है मुहावरों का वाक्य प्रयोग। और प्रायः ऐसा होता है कि आपके पाठ्य पुस्तक के और पाठों के बीच में आए हुए जो मुहावरे होते हैं वो आपको प्रश्न की तरह पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज नहीं करिएगा, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर, मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना अच्छे से आ जाए। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न मैं देखती हूँ कि इसमें क्या है, तो संभवतः आपको इतनी सा ध्यान दिए। दूसरे प्रश्न में ध्यान दीजिए, संबोधन में बहुवचन शब्द रूप पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों। तो यहाँ पर यह प्रश्न आपका जो है वो आपके पाठ्यक्रम में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको आपको सिर्फ जानकारी के लिए दिया गया है। इस प्रश्न को आपको सिर्फ समझ लीजिए, करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको पूछे नहीं जाते हैं। अनुस्वार का जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 9 के द्वारा है, तो इन्होंने यहाँ पर बताया है। भाइयों, सफाई कर्मचारियों के नेताओं ने कहा कि भाइयों कहीं भी गंदे, मतलब ये संबोधन की शैली में हम कभी कभी बोलते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग बहुवचन के रूप में, संबोधन में बहुवचन शब्द रूप पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बताया भाइयों बहनों, यहाँ पर कहीं भी अनुस्वार नहीं लगा है। सिर्फ इतना ही जानकारी इसके लिए बहुत है। तो इस आधार पर मैंने आपको ये पूरा पाठ बताया। योग्यता विस्तार में कुछ प्रश्न हैं जो आपको परिचर्चा के दौरान, कभी कक्षा के दौरान या विषय देकर कुछ बोलने को किया जा सकता है। जैसे यहाँ ये दूसरा प्रश्न जो है, फिल्म का समाज पर प्रभाव, कितना अच्छा विषय है कि आज के दौर में फिल्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस पर अगर चर्चा का मौका मिले तो आप कुछ सोचिए और बताइए कि किस तरह से फिल्में आजकल लोगों को प्रभावित कर रही हैं, पहनावे के रूप में, बोलचाल के रूप में, तौर तरीकों के रूप में, सामाजिकता के रूप में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको निबंध में कभी पूछी जाए, अनुच्छेद के रूप में लिखने को आए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं ये पाठ पूरा करती हूँ और फिर आपसे नए पाठ के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलती हूँ।